सोचो तो क्यों है आज सहम सहम पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। सोचो तो क्यों है आज सहमा सहमा पानी, ये चुपचाप पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। है कब से नाराज गुस्सा गुस्सा पानी, ये क्यों उदास पानी क्यों? चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। Drip, drip, drop, drip, drop, drippity drop, drip, drop, drip, drip, drop, drip, drop, drippity drop. चलो बचा ले ये धरोहर पुरानी, ये तेरा मेरा पानी। Drip, drop, drippity drop. चलो बदल दे ये कहानी कहानी, बचा ले निशानी। Drip, drop, drippity drop. पूछेगी धरती तब कहाँ थे तुम, नदी रो रही थी तब कहाँ थे तुम। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। पानी स्वच्छता और पानी 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी। मैं हूं स्मिता सिंह और दोस्तों आज बात करेंगे पानी की। जल संकट कितनी विकराल समस्या है ये तो आप इधर उधर की खबरों में सुन ही रहे हैं, लेकिन इसका समाधान क्या हो सकता है इस पर आपको कम ही लोग बात करते नजर आएंगे। तो चलिए समस्या बताकर डराने की बजाय कुछ समाधानों की तरफ नजर दौड़ाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, प्रकृति ने जब पृथ्वी को पानी देने का तरीका नहीं बदला तो फिर हमने और आपने पानी बचाने का तरीका कैसे बदल दिया? बस ये जो जीने का तरीका हमने बदल दिया है ना, इसी ने सब बंटा धार किया हुआ है। अपने देश में जब संसाधन की उपलब्धता और प्राप्ति दोनों नजरियों की तरफ हम नजर दौड़ाते हैं तो विषमताएं नजर आती हैं, क्योंकि जल संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार जल प्रबंधन की प्रणालियां विकसित होती हैं। और दोस्तों कुछ कठिन सवालों के जवाब इतिहास में छिपे होते हैं। तो चलिए जल संकट के समाधान भी इतिहास में खोजते हैं। राजस्थान देश का
ऐसा राज्य है जहां अधिकांश भाग रेगिस्तान है, बारिश बहुत कम वहां होती है। यहाँ परंपरागत तरीकों से लोग अपने लिए जल संचय के विभिन्न ढांचों को बनाते हैं, पानी की जरूरत को पूरा करते हैं। और जानकर अच्छा लगता है कि यहाँ पारंपरिक जल संग्रहण की जो तकनीकें हैं वो काल की कसौटी पर खरी भी उतरती हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ प्रकृति और संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए राजस्थान के इतिहास में झांकते हैं और देखते हैं कि अति आधुनिकता से दूर ये राज्य उस दौर में पानी कैसे बचाता था, जिन तकनीकों को अपनाकर यहाँ आज भी वर्षा जल संचय किया जाता है। राजस्थान में वर्षा जल संचयन की जो प्रणाली है वो काफी अद्भुत है। यहाँ के लोगों ने पानी के कृत्रिम स्रोत विकसित किए हैं जो पानी के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। नाड़ी, तालाब, जोहड़, बांध, सागर सरोवर, कुएं, बावड़ियां आदि जल संचय करके लोग इन तरीकों से कठिन जीवन को भी आसान बना रहे हैं, सहज बना रहे हैं। अपने प्रेम को सदियों के लिए अमरता देने के लिए भी राजे रजवाड़े यहाँ बावड़ियां बनवाते थे। राजस्थान की विरासत में ऐसी बावड़ियों और झालरा के कई अद्भुत नमूने आपको आज भी देखने को मिलेंगे। ये बावड़ियां तालाब, मंदिर, किलों या मठों के नजदीक बनाई जाती थी। नीचे उतरने की सीढ़ियां होने से गहरी बावड़ी के ठेठ तह से पानी लिया जा सकता था। बावड़ियां पीने के पानी, सिंचाई व स्नान के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत रहती थी। इन बावड़ियों पर आवासीय व्यवस्था, बरामदे और स्नानागार बनाए जाते थे। इसके जल का उपयोग व्यक्ति विशेष न करके पूरा मोहल्ला या समुदाय करता था। यहाँ झालरा के पानी का इस्तेमाल सिर्फ नहाने के लिए किया जाता था। प्राचीन काल से ही हमारे देश में तालाबों का अस्तित्व रहा है। इन तालाबों में वर्षा का जल संचित होता था और जितना मैंने अपने बड़ों से सुना है, उनसे जाना है कि हर गांव में अपने खुद के 2 या 3 तालाब होते थे, जिनमें एक स्वच्छ तालाब होता था। इस तालाब को लोग पीने के पानी के लिए इस्तेमाल करते थे और उस तालाब की देखरेख के लिए तनख्वाह पर पहरेदार भी रखा जाता था, जिसकी तनख्वाह गांव के हर घर से अनाज के रूप में चुकाई जाती थी। इन्हीं तालाबों से मवेशियों के लिए साल भर पीने का पानी आसानी से संजोया जा सकता था, वो हो जाता था पूरे साल के लिए। अधिकांश सिंचाई भी तालाब के पानी से ही होती थी। वैसे सिंचाई जल की आपूर्ति के लिए खेतों में खेत तलाई भी बनाई जाती थी, जिन्हें आज फार्म पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। जल के संरक्षण के लिए खेत के पहवा क्षेत्र यानी कि ड्रेनेज एरिया में एक छोटा सा गड्ढा बनाकर उसे तालाब का रूप देकर छोड़ दिया जाता था, जिसमें बरसात का पानी जमा होने दिया जाता था। खेत तलाई का ये पानी बागवानी और अन्य फसलों के लिए जीवन रक्षक सिंचाई का काम करता था। एक सामान्य खेत तलाई के पानी से एक किसान परिवार का साल भर का पानी का खर्चा आराम से चल जाता था। ये खेत तलाई कच्चे या पक्की दोनों तरह से बनाई जा सकती हैं। जल के रिसाव को रोकने के लिए आजकल प्लास्टिक शीट्स बिछाकर भी खेत तलाई तैयार की जाती हैं। और हाँ, अब खेत तलाई या तालाब बनाने के लिए कई राज्य सरकारें किसानों को अनुदान यानी कि सब्सिडी भी देती हैं। गांव तालाबों और खेत तलाई के अलावा राजस्थान परंपरागत जल संरक्षण का एक नायाब तरीका था झीलें। इन झीलों का निर्माण राजे रजवाड़े या फिर अपनी जरूरत के लिए लोग खुद किया करते थे। झीलों के पानी का इस्तेमाल पीने के साथ साथ सिंचाई काम के लिए भी होता था। ज्यादातर जल संरक्षण झीलों से ही होता था। हाँ, वो अलग बात है कि अब ये झीलें जल संरक्षण की बजाय महज टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गई हैं। झीलों में अब झीलों सा कुछ नहीं रहा। प्रदूषण का ऐसा प्रकोप है कि इन झीलों की तली में जमती गाद ने इनकी जल धारण क्षमता जो है वो कमजोर कर दी है। इसके अलावा आपने एक शब्द सुना होगा, जोहड़। जोहड़ एक शब्द होता है राजस्थान में। राजस्थान के प्राकृतिक पानी को सहेजने की एक नायाब तकनीक है, जिसे कुछ जगहों पर पोखर भी कहा जाता है। बहुत सारे राज्य हैं जहां पोखरें भी बनाई जाती हैं, तो वो जोहड़ ही है, जिसे राजस्थान में जोहड़ और बाकी जगहों पर पोखर के नाम से जाना जाता है। जोहड़ बनाए जाते हैं बरसात के पानी को रोकने के लिए। ऐसा क्षेत्र जहां ढलाव हो, जहां पानी 3 तरफ से रोककर पुश्तें बना दी जाती हैं, पानी को रोका जाता है और चौथा हिस्सा जो होता है, चौथा सिरा वो खाली छोड़ दिया जाता है ताकि बरसात का पानी उसमें आराम से इकट्ठा हो सके। समय के साथ साथ जोहड़ लोगों के जहन से निकलते गए और जल संकट अपने पैर पसारने लगा। मौजूदा समय में जल संचय की इस परंपरागत तकनीक को कुछ गैर सरकारी संगठनों ने पुनर्स्थापित किया है और इसकी सहायता से आज इस राज्य के 700 से ज्यादा गांव पानी की जरूरत को पूरा कर रहे हैं।
अच्छा, आपने कुआं, कुएं या बेरे बेरियां भी सुना होगा। कुछ ऐसे जल स्रोत जहां अकाल की अवस्था में भी पानी संरक्षित रहता है, इन्हें तालाब या किसी जल भराव वाले स्रोत के पास बनाया जाता है, जिससे इनमें जल रिश्ता रहता है। बेरी या कुओं में जल निकालने का काम बैलों की सहायता से उस समय में किया जाता था। रहट या चरखा आपने सुना होगा। ये दो उदाहरण हैं जो इनमें से पानी निकालते थे। एक होता है टांका। ये राजस्थान के रेतीले क्षेत्रों में वर्षा जल को संरक्षित करने का एक अनोखा तरीका है, खास तरीका है। टांके कच्चे और पक्के दोनों तरह से बनाए जाते हैं। पक्के टांके सीमेंट से बनते हैं, जिसके चारों तरफ जल संग्रहण के लिए आगोर होता है। आगोर में सुराख होते हैं, सुराखों पर जाली लगाई जाती हैं, जिससे कचरा आदि जो हो वो बाहर रह जाए और सुराखों के जरिए स्वच्छ पानी टांके में गिरता रहे। और मौजूदा समय में टांके में इकट्ठा हुआ पानी हैंडपंप या मोटर के जरिए बाहर निकाला जाता है। पंचायत में बने टांके सार्वजनिक होते हैं। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी घरों में या खेतों में टांके आजकल बनवाते हैं। राजस्थान में जल संग्रहण की एक और पुरानी तकनीक है, जिसका नाम है खड़ीन। खड़ीन खेती एक ऐसी परंपरागत तकनीक है जो 600 से ज्यादा साल पुरानी है। इसमें बरसात के पानी का संचय करके खेती की जाती है, खेतों की नमी को बरकरार रखा जाता है। जैसलमेर के थार मरुस्थल में इसी तकनीक से सैकड़ों सालों से खेती होती आ रही है। यहाँ खड़ीन निर्माण की परंपरा पालीवाल ब्राह्मणों ने शुरू की थी। खड़ीन के निर्माण के लिए राजा भूमि उपलब्ध कराता था, जिसके बदले में किसान को उपज का 1/4 हिस्सा राजा को देना होता था। खड़ीन का क्षेत्र विस्तार होता था 5 से 7 किलोमीटर तक। इसके दोनों तरफ 2 से 4 मीटर ऊंची मेड़ होती है और तीसरी तरफ पत्थर की पक्की चादर बना दी जाती है। पानी की मात्रा अधिक होने पर पानी अगली खड़ीन में चला जाता है और सूखने पर पिछली खड़ीन की नमी के आधार पर फसलें उगा दी जाती हैं। इस तकनीक से बंजर भूमि में भी गेहूं, चना, बाजरा, सरसों, जीरा, मूंग और ग्वार जैसी फसलों की अच्छी खासी वहां खेती होती है। इसके अलावा एक होता है टोबा। ये एक पारंपरिक जल प्रबंधन की तकनीक है। टोबा का आकार नाड़ी जैसा होता है, लेकिन जल के वाष्पीकरण को रोकने के उद्देश्य से इसे थोड़ा सा गहरा बनाया जाता है। अलग अलग जातियों के लोग अपने अपने टोबा बनाकर उसके चारों तरफ झोपड़ियां बना लेते हैं, जिन्हें आपने सुना होगा टिब्बे भी कहते हैं। इसमें वर्ष भर पानी उपलब्ध रहता है। इसकी जल संचय जो क्षमता होती है 1 से लेकर 20 परिवार तक के पानी की जरूरत को पूरा कर सकती है। और पानी कम होने पर आपसी सहमति से पानी का उपयोग वहां के लोग कर लेते हैं। दोस्तों, ये कुछ ऐसी परंपरागत जल संरक्षण तकनीकें हैं जिनके माध्यम से सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया जा सकता है। हाँ, जरूरी है कि जल का उपयोग और उपभोग करने वाले लोग इसके बचाव के लिए आगे आएं, जल के महत्व को समझें और इसे बचाएं। आज हम मॉडर्न हैं तो सिस्टम, मेथड, स्कीम और 4 कदम आगे की आधुनिकता लिए हुए हैं, लेकिन उनको चलाए रखने की व्यवस्था वो सुदृढ़ नहीं है। वाटर सेविंग के कुछ मॉडर्न सिस्टम तो इतने महंगे होते हैं कि एक बड़े हिस्से की पहुंच से एकदम परे हैं। वहां लोग आज भी परंपरागत जल संरक्षण तकनीकों से जल का संचय कर रहे हैं, जैसे कि राजस्थान, जहां पानी की बूंद बूंद बचाई जाती है। अब सोचिए, आधुनिकता की दौड़ ने हमें कहां लाकर खड़ा कर दिया है। सब कुछ चुटकी में नजर के सामने हो, इस सोच ने हमसे बहुत कुछ चुटकी में छीन लिया। कुएं, बावड़ी, तालाब, ये सब कब सूखे खबर ही नहीं। और आज देखिए, नल से झराझर बहता पानी बूंद बूंद के लिए तरसा रहा है। सोचिए, इतनी विकट स्थिति में आज हम हैं कि देश को पानी की समस्या के निदान के लिए पहली बार जल शक्ति मंत्रालय का गठन करना पड़ा। वैसे दोस्तों, ये भी वास्तविकता है कि जिसके पास कम होता है ना, उसे ही चीज की अहमियत मालूम होती है। इसीलिए तो राजस्थान से बेहतर जल संचय तकनीक देश के किसी दूसरे हिस्से का बाशिंदा नहीं कर पाता। आपको नहीं लगता कि इतिहास की इस परंपरागत जल संचय तकनीक से, इन प्रणालियों से हमें कुछ सीखना चाहिए और अपने अपने स्तर पर भी जल उपयोग और जल संरक्षण तकनीकों को अपनाना चाहिए। जल बचाना चाहिए ताकि कल बचे। तो जल बचाइए, कल बचाइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें।
कृषि और किसान सशक्तिकरण की इस मुहिम को सफल बनाने में आप भी ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं। हो गई इनकी, तो आपने मुझे क्या जवाब दिया? नेह घणो जल थोड़ो, तू पी कहवता दोनों तजो शरीर। ये ऐसा वक्त है जब गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। जुलाई का महीना भी निकल गया, बारिश का नामो निशान तक नहीं है। बाड़मेर के चकनगढ़ा गांव में 10 साल के चंदू को मेढक बनाया गया है, जो इंद्रदेव को पुकार कर ये बताएगा कि गांव में एक एक घड़ा सूखा पड़ा है। चंदू के नेतृत्व में ये जुलूस घर घर जाकर अनाज इकट्ठा करता है। इस पुराने रिवाज में सभी भाग लेते हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान। आखिर में गांव के सूखे तालाब के पास जमा होकर दिन भर की अनाज की कमाई को गुड़ के साथ पकाया जाता है और इंद्रदेव को चढ़ाया जाता है। तब कहीं जाकर बच्चों को ये मीठा प्रसाद मिलता है। मगर इतनी सारी पूजा पाठ और खेल कूद के बाद भी बारिश गायब है। बादल घुमड़ घुमड़ कर आते और चले जाते हैं। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सांध्यकालीन प्रादेशिक समाचारों में आपका स्वागत है। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में मानसून की बेरुखी के कारण सूखे की आशंका मंडराने लगी है। वर्षा की कमी के कारण संभाग के बाड़मेर जिले में तो स्थिति और भी खराब है। अगले 10 दिन बरसात नहीं होगी तो पानी पीने के लिए इन गांवों में नहीं मिलेगा सर। लोग बाग भागेंगे, गांव छोड़ेंगे, कहीं जहाँ के पानी है वहाँ बैठेंगे, और तो क्या जानवर मर जाएंगे। जानवर तो साथ नहीं ले जा सकते, यही होगा और तो क्या होगा। पीने के पानी का संघर्ष थार रेगिस्तान में पुराना है। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में फैला हुआ थार दुनिया के सबसे गर्म और सूखे इलाकों में से एक है। यहाँ प्रकृति हर मामले में कठोर जान पड़ती है। देश में सबसे कम बारिश यहाँ होती है, कोई बारहमासी नदी भी नहीं है और भूजल खारा है। और फिर बचती हैं ये टंकियाँ जो दूर दराज के ट्यूबवेल से पानी सप्लाई करती हैं। मगर भीषण गर्मी में बिजली की कमी के कारण इन गांवों तक पानी नियमित तौर पर सप्लाई नहीं हो पाता। टंकी में पानी महीने में एक बार आता है, लाइन ही नहीं आ रही तो उतनी पानी कहाँ से आएगा। पाइपलाइन नहीं छोड़ेंगे तो कहाँ से आएगा। और तहसीलदार की टंकी कभी आती है, टैंकर गांव में खाली होता है तो 2-2 घड़े मिलते हैं और कोई पानी की सुविधा नहीं है। स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, मगर इससे यहाँ के लोगों के जीने के जज्बे में कोई कमी नहीं दिखती। 90 साल की किशनी अब उसे हंसी में उड़ा देती हैं। वो सूखे के दिन जब पीने का पानी जोधपुर से रेलगाड़ी में लादकर बाड़मेर तक भेजा जाता था। मीलों पैदल चलकर वो ट्रेन तक पहुंचती और फिर पानी घर तक लाती। पर अब ऐसा नहीं है। इनके परिवार के पास खुद का टांका है, ठीक घर के बाहर। इससे घर की बहुओं का जीवन बहुत बेहतर है। इस सूखे में भी इनके टांके में कुछ पीने का पानी जमा है, और वो भी जून में सिर्फ एक बरसात के बदौलत। ये टांका बेशक नया है, पर रेगिस्तान में ये नियम बहुत पुराना है। अगर यहाँ जिंदा रहना है तो पीने के पानी का इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये टांका पानी जमा करने का सबसे आम तरीका है। आप जमीन के नीचे एक पक्का टैंक बनाते हैं और उसके चारों ओर एक ढलान वाला आगोर यानी कैचमेंट। आगोर को साफ सुथरा रखा जाता है और टैंक में पानी के प्रवेश स्थान पर जाली लगाई जाती है, जिससे किसी भी प्रकार का कचरा बाहर रोका जा सके। बारिश होने पर आगोर पर पड़ने वाली हर एक बूंद सीधे टैंक में जाकर गिरती है। यहाँ जो पूंजी जमा हुई वो है स्वच्छ शुद्ध पीने का पानी।
अगर अच्छी बारिश हो तो एक टांका 30,000 लीटर से लेकर 1 लाख लीटर तक पीने का पानी इकट्ठा कर सकता है, जो लगभग 6 से 8 महीने तक काम आ सकता है। बरसात का पानी अगर साफ टांके में रहेगा तो आपको साल भर में साफ करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप साफ पानी उसमें लेते जा रहे हैं और उस पानी के टांके पे अगर एक हैंडपंप लगा दिया तो पानी गंदा होगा ही नहीं। कैसे होगा पानी गंदा बताइए? उसमें कुछ गिरेगा ही नहीं। आपका साफ पानी जा रहा है, हैंडपंप से पानी निकाल रहे हैं, कितना स्वच्छ स्वास्थ्यकर पानी हम उससे पी पाएंगे। कई घरों में इस तरह के अंडरग्राउंड टैंक्स भी हैं जो छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को जमा करते हैं। 20 से 30,000 लीटर की क्षमता वाले ये टैंक रेगिस्तान के गांव और शहर दोनों ही जगह मिलेंगे। पर जब इन टंकियों में पानी खत्म हो जाता है तब लोग रामसर जैसी जगह पर आते हैं। सूरज ढलने से पहले पुरुष, महिलाएं और यहाँ तक कि प्राइवेट टैंकर्स भी आपको इन छोटे कुओं, जिन्हें बेरी कहा जाता है, इनके आसपास नजर आएंगे। आमतौर पर ऐसा लगता है जैसे ये भूजल यानी ग्राउंड वाटर खींच रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। बेरी ज्यादातर सूखे तालाब की जमीन पर खोदी जाती है। ये बहुत सकरा कुआं होता है, गहराई भी 10 से 12 फीट से ज्यादा नहीं होती। साल के ज्यादातर समय बेरियां पानी में डूबी रहती हैं। गर्मी के दौरान जब तालाब सूख जाता है तो जमीनी सतह से ठीक नीचे नमी वाली जिप्सम बेल्ट से पानी धीरे धीरे रिसकर बेरी में इकट्ठा होता रहता है। बेरी एक ऐसी मुर्गी है जो हर रोज सोने का अंडा देती है। आज आप उसमें से मीठे पानी की आखिरी बूंद भी निकाल लीजिए, मगर कल उसमें फिर पानी जमा मिलेगा। सबसे आखिर में यह है रेगिस्तान की रीढ़ की हड्डी यानी कि तालाब। इन्हें कई सदियों पहले गांव के साधारण लोगों ने बनाया था, मगर उनकी कारीगरी बहुत ठोस थी। तभी तो गांव में गिरने वाली बारिश की हर एक बूंद बहकर उसके तालाब में रुकती है। आज यहाँ बाड़मेर में पिछले साल की बारिश का लगभग 20% पानी ही बचा है इन तालाबों में, और फिर भी गांव वालों और उनके मवेशियों के लिए ये जीवन रेखा समान है। और ये पानी बारिश का होता है, ऊपर वाले कुदरत का होता है, तो बिल्कुल भी अच्छा होता है, पीने लायक होता है। हर इंसान लावारिस भी इसमें पानी पी सकता है। और बेरा नल टूट होता है, उसके ऊपर तो हावी हो जाता है कि ये हमारा है, ये उसका है, ये उनका है। तो ये तो सार्वजनिक है, इसमें कोई किसी की ताकत नहीं होती है। पंचायत का, समाज का, इसमें सबका हक है। इसे थार रेगिस्तान का दिल ही समझिए। ये है 800 साल पुराना जैसलमेर शहर। समय के साथ साथ यहाँ के राजाओं और प्रजा ने मिलकर कोई 52 तालाब बनाए, जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता और पूरे शहर की जरूरत पूरी करता। इनमें सबसे बड़ा तालाब था घरसीसर, जो सबसे प्रसिद्ध भी हुआ। सुंदर नक्काशी वाले पत्थर के स्तंभ मिले तो समझ जाइए तालाब आसपास है और साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। जो सदा जीवित रहे यानी अमर सागर जैसा शानदार तालाब भी था। बारिश अगर हाथी को डुबो दे तो इसका मतलब तालाब का पानी 6 महीने तक चलेगा, और अगर घोड़े को डुबो दे तो बात ही क्या, पानी साल भर तक काम आएगा। ये सारी ही रवायतें प्रेरणा से भरपूर हैं, मगर सच तो ये है कि गुजरते वक्त के साथ काफी कमजोर पड़ गई हैं। रेगिस्तान में जैसे ही पाइपलाइन से पानी पहुंचाया गया, लोग धीरे धीरे पानी संचित करने की परंपरा से दूर होते गए। नतीजा ये कि आज जब इंदिरा गांधी कैनाल रेगिस्तान में दूर दराज के गांव तक ठीक तरह से पानी नहीं पहुंचा पाती, तो प्राइवेट टैंकर्स जो आसमान छूते दाम पर पानी बेचते हैं, इनके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसे परिवेश में जब आधुनिक जीवन शैली हर समस्या का हल नहीं जुटा पाती, तब अक्सर समाज अपनी परंपराओं को मुड़कर देखता है।
बाड़मेर जिले में कुछ ऐसा ही हुआ जब सैकड़ों ग्राम पंचायतों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत पारंपरिक जल संरक्षण व्यवस्था की मांग रखी, जिसे जिला प्रशासन ने बड़े जोशीले ढंग से कार्यान्वित किया। लगभग 4,70,000 घरों ने रोजगार पाने के लिए पंजीकरण कराया और ग्राम सभाओं की निगरानी में हर कोई हर जगह जल संरक्षण ढांचे बनाने में लग गया। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लगभग 45,000 परिवारों को अपना व्यक्तिगत टांका बनाने के लिए सामान और मजदूरी दी गई। हर एक टांके में लगभग 30,000 लीटर पीने का पानी इकट्ठा किया जा सकता था। दो 2,000 तालाब और 500 बेरियों की मरम्मत कर उन्हें पुनर्जीवित किया गया। ठीक 1 साल बाद 2010 के मानसून में बाड़मेर में सिर्फ नए टांकों में लगभग 1,300 मिलियन लीटर पानी इकट्ठा हुआ। टांका ठाया बस भाई घणो ही है, पानी घणो बरसात में भरी जा रहा, टंके नोड़ा भरी जा रहा, हमें पानी सुविधा घणी है। टांका हमारे भरी जी 3 साल में तो साल भर तक ही हमारा समस्या खत्म ही हो जाए पानी की। नहीं और टांका नहीं भरी जब पानी नहीं हुए तो बिल्कुल जाना ही पड़ेगा, नहीं तो 77 साल की मदन कौर बाड़मेर की जिला प्रमुख हैं और 1960 से लेकर अब तक लोगों के बीच काम करती आई हैं। उनका मानना है कि सरकार के रोजगार गारंटी अधिनियम के जरिए हर एक परिवार को पीने के पानी के लिए सक्षम बनाना चाहिए, चाहे वो गरीबी रेखा से नीचे हो या ऊपर। हमारी जो रीजनल स्कीम्स हैं, रूरल रीजनल स्कीम्स हैं पानी देने की, उसमें हम करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और गाँव में निःशुल्क पानी उपलब्ध कराते हैं। अगर पानी आता है तो, ना आए तो अलग बात है। और उसके मैनेजमेंट में लाखों ही नहीं करोड़ों रुपए मैनेजमेंट में खर्च करते, कितना बड़ा स्टाफ लगाते हैं। इवन देन क्योंकि दूरियां बहुत होती हैं, वो ठीक से सप्लाई पानी कर नहीं पाते, लेकिन वहाँ भी निःशुल्क है। उसमें चाहे APL है, BPL है, सबको निःशुल्क है। तो फिर ये नरेगा में जब हम लेबर आदमी को APL BPL को सबको देते हैं तो फिर टांका भी देना चाहिए। एक बार आपने टांका बना कर दे दिया उसको, उसकी सार संभाल मेंटेनेंस एवरीथिंग वो खुद काश्तकार करेगा, चाहे वो APL है चाहे BPL है। तो बहुत बड़ी मदद मिलेगी सरकार को। सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। APL को भी बात काफी सीधी सी है। अगर देश के सबसे सूखे इलाके में रहने वाले लोग अपने पीने के पानी का खुद समाधान कर सकते हैं, तो फिर किसी भी परिवार या समुदाय को पानी के अभाव में जीने की कोई वजह नहीं है। मैं तो सच में ये कहूँगी कि सारे देश में पीने का पानी तो हर परिवार को अपना इकट्ठा करना ही चाहिए, क्योंकि नदियों में भी धीरे धीरे पानी कम होता चला जा रहा है और हमको वो पानी खेती बाड़ी के लिए भी चाहिए। हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी पास करने वाले हैं, तो कहाँ से देंगे अनाज लोगों को, कहाँ से देंगे दालें लोगों को। तो वो पानी तो हमारा सिंचाई में काम में आए और पीने का पानी हर परिवार इस देश में कहीं भी रहे, कोई भी रहे, अपना पीने का पानी उसको अपने छत से इकट्ठा करके रखना ही चाहिए। दिस इज द मैसेज दैट आई वांट टू गिव। पानी की कमी से देश के कई हिस्से हर साल प्रभावित होते हैं। साल भर में वर्षा से जो पानी प्राप्त होता है उसका केवल 8% हमारे देश में बचाया जाता है। अब समय आ गया है
इस समस्या का समाधान निकाला जाए। मुझे विश्वास है हम दूसरी और समस्याओं की तरह ही 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य, सहयोग और संकल्प से इस संकट का भी समाधान कर लेंगे। हमारे देश में पानी के संरक्षण के लिए कई पारंपरिक तौर तरीके सदियों से उपयोग में लाए जा रहे हैं। मैं आप सभी से उन पारंपरिक तरीकों को शेयर करने का आग्रह करता हूं। आप सभी जनशक्ति फॉर जल शक्ति हैशटैग का उपयोग करके अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं।